क्या आपने कभी गौर किया है, जब भी चुनाव आते हैं ईडी की छापेमारी शुरू हो जाती है। महाराष्ट्र में चुनाव से 6 दिन पहले कार्रवाई हुई, दिल्ली में केजरीवाल गिरफ्तार हुए, झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया और अब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल में भी यही खेल शुरू हो गया है। तो क्या यह सब महज संयोग है या फिर कोई पैटर्न है? आज की इस वीडियो में हम खोलने जा रहे हैं इस पूरे खेल का राज। आंकड़े देखेंगे, तारीखें देखेंगे, टाइमिंग को देखेंगे और फिर आप खुद फैसला करेंगे कि यह संयोग है या फिर साजिश। तो वीडियो को लाइक करें और आखिर तक देखें, क्योंकि अंत में एक बड़ा सवाल आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको सीधा एक पैटर्न दिखाता हूं। पिछले 5 सालों में जब भी किसी राज्य में चुनाव आए, उससे 2 या 6 महीने पहले ईडी और सीबीआई अचानक एक्टिव हो गए। और यह सिर्फ 1-2 जगह नहीं, यह हर उस राज्य में हुआ जहां विपक्ष की सरकार थी। सवाल यह है कि यह इतनी परफेक्ट टाइमिंग कैसे? क्या भ्रष्टाचार सिर्फ चुनाव से पहले ही पकड़ में आता है या फिर कुछ और चल रहा है? चलिए राज्य दर राज देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। यहाँ का केस सबसे दिलचस्प है। मामला कब का है? मार्च 2021 का। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। पहली गिरफ्तारी कब हुई? नवंबर 2021 में। फिर 3 साल तक क्या हुआ? जांच चलती रही। लेकिन बड़ी कार्रवाई कब हुई? 14 नवंबर 2024 को। और चुनाव कब थे? 20 नवंबर 2024 को। सिर्फ 6 दिन का अंतर। अब बताइए टाइम क्या है? 3 साल तक केस सुस्त पड़ा रहा और अचानक चुनाव से ठीक पहले एक्शन। क्या यह संयोग है? मीडिया में खबरें आई, बहस हुई, विपक्ष की इमेज पर असर पड़ा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की भारी जीत हुई और एमबीए को मिली करारी हार। अब आते हैं दिल्ली पर। यहाँ का मामला पूरे देश में सुर्खियों में रहा। शराब घोटाला का मामला उठा। टाइमलाइन को देखिए ध्यान से। जुलाई 2022 में एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। अगस्त 2022 को केस रजिस्टर हुआ। अब अगर मामला इतना गंभीर था तो तुरंत एक्शन क्यों नहीं हुआ? मार्च 2023 में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, यानी केस रजिस्टर होने के 2.5 साल बाद एक्शन हुआ। और देखिए क्या हुआ इसके बाद। जून में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, फिर सितंबर में दोबारा गिरफ्तारी हुई, नवंबर में फिर जमानत। इसको देखते हुए हम पूछ सकते हैं कि यह पूरा खेल चुनाव से पहले क्यों हुआ? 2025 फरवरी में चुनाव हुए, केजरीवाल महीनों जेल में रहे, प्रचार नहीं कर पाए, आपकी छवि खराब हुई। नतीजा यहां भी बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी को मिली हार। सवाल यह है कि अगर केस इतना मजबूत था तो 2022 में ही एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्यों इंतजार किया चुनावी साल तक? और गिरफ्तारी जमानत का यह चक्र क्यों चला? आप जरा सोचिए। अब बात झारखंड की करते हैं। यहां भी वही पैटर्न है, लेकिन एक दिलचस्प ट्विस्ट के साथ है। 2023 मार्च को हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई। भूमि घोटाला, मनी लॉन्ड्रिंग में 2024 के जनवरी में उनकी गिरफ्तारी हुई। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, यानी चुनाव से 10 महीने पहले उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन यहाँ कुछ अलग हुआ। नवंबर 2024 में चुनाव हुए और हेमंत सोरेन को जमानत मिल चुकी थी। जेएमएम ने ईडी की कार्रवाई को मुद्दा बनाया। केंद्र सरकार का साजिश का यह नैरेटिव चला। नतीजा ये रहा यहाँ पर कि जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन जीत गया और हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। इससे पता चलता है कि ईडी की कार्रवाई हमेशा चुनाव नहीं जिताती, लेकिन पैटर्न तो दिख रहा है। चुनाव से पहले यहाँ पर एक्शन हुआ, यह तो साफ है। बाकी नतीजा जनता तय करती है। अब पश्चिम बंगाल की चर्चा करते हैं। यहाँ का मामला सबसे पुराना है। 2020 के नवंबर में कोयला तस्करी में पहली एफआईआर हुई। शिक्षक भर्ती घोटाला भी उसी दौर में हुआ, यानी 5 साल पहले केस शुरू हुआ। फिर आगे क्या हुआ? 2021, 2022, 2023 तक धीमी जांच चली। कुछ छापेमारी हुई, कुछ पूछताछ हुई, लेकिन बड़ी कार्रवाई कब शुरू हुई? 2025 के अंत से। टीएमसी के लिए काम करने वाली कंपनी आईपैक पर छापा पड़ा। टीएमसी नेताओं को समन दिया गया। पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हुए, अनुव्रत मंडल गिरफ्तार हुए। और चुनाव कब है? 2026 में, यानी अभी। सोचिए जरा,
5 साल पुराना केस अचानक चुनाव से पहले सक्रिय हुई। ममता बनर्जी के करीबी लोग निशाने पर हैं। टीएमसी का प्रचार प्रभावित हो रहा है। यह प्लानिंग है या संयोग? और अब देखिए सबसे दिलचस्प बात, जिन राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं वहां पहले से ही खेल शुरू हो गया है। तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर डीएमके की सरकार है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है। हाल ही में क्या हुआ है वहां पर यह भी बता देते हैं। सीबीआई ने उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन से 6 घंटे की पूछताछ की। उदयनिधि खुद मंत्री है और डीएमके के भावी नेता माने जाते हैं। यह पूछताछ कब हुई? चुनाव से 8 से 10 महीने पहले। क्या ये आपको फैमिलियर लगता है? बिल्कुल वैसा ही जैसे दिल्ली और झारखंड में हुआ। केरल में सीपीआईएम की सरकार है, सोने की तस्करी के मामले तेज है, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों से पूछताछ हो रही है। ईडी की सक्रियता अचानक से केरल में बढ़ चुकी है। वहां पर चुनाव कब है? तो वहां पर भी 2026 के मध्य में चुनाव होने वाले हैं। और कब कार्रवाई शुरू हुई? अभी से। असम की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, लेकिन विपक्षी नेताओं के खिलाफ मामले शुरू हो गए हैं। 2026 में ही यहाँ पर चुनाव होने वाला है, तो देखिए क्या होता है। पैटर्न साफ है। चुनाव 8 से 12 महीने दूर है तो कार्रवाई शुरू। चुनाव 2 से 3 महीने दूर है तो कार्रवाई चरम पर। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यह एक क्लियर पैटर्न है। अब बात करते हैं नंबर्स की, क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। 2019 से 2024 तक ईडी सीबीआई के मामले को देखिएगा तो विपक्ष शासित राज्यों में अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में 50 से अधिक केस है, दिल्ली में 20 से अधिक केस है, महाराष्ट्र में जब विपक्ष की सरकार थी तो वहां पर 30 प्लस से अधिक केस है। इसके अलावे झारखंड में 15 केस है, तमिलनाडु में 25 से अधिक केस है, केरल में भी 20 से अधिक केस है। कुल मिलाकर विपक्ष के राज्यों में ईडी सीबीआई के 160 से अधिक केस है। वहीं अगर बीजेपी शासित राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मात्र 5 से 8 केस है, गुजरात में 3 से 5 केस है, मध्य प्रदेश में 4 से 6 केस दर्ज है, कर्नाटक जहां पर बीजेपी की सरकार है अगर उस बीजेपी की काल की बात करें तो वहां 5 से 7 केस है। कुल मिलाकर बीजेपी शासित राज्यों में 20 से 25 केस है। अब खुद देख लीजिए, विपक्ष शासित राज्यों में 160 से अधिक केस, बीजेपी के राज्यों में 20 से 25 केस। यह अंतर कैसे है? क्या सिर्फ विपक्षी राज्यों में भ्रष्टाचार है या फिर कुछ और चल रहा है? अब दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। विपक्ष क्या कहता है? ममता बनर्जी कहती हैं यह केंद्र का राजनीतिक हथियार है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी यह कहते हैं कि ईडी सीबीआई का राजनीतिकरण हो रहा है। उद्धव ठाकरे यह कहते हैं कि यह तानाशाही का तरीका है। विपक्ष के मुख्य आरोप है कि सिर्फ विपक्षी नेता क्यों निशाने पर है, बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। इसके अलावा विपक्ष टाइमिंग पर भी सवाल उठाता है कि पुराने मामले चुनाव से पहले क्यों एक्टिव होते हैं, अगर भ्रष्टाचार था तो तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इसके अलावा प्रचार में बाधा डालने का आरोप भी विपक्ष लगाता है। जब नेता ईडी के सामने पेश होने में व्यस्त है तो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? यह जानबूझकर की गई रणनीति है। इसके अलावा मीडिया ट्रायल की भी बात होती है। गिरफ्तारी से पहले ही मीडिया में नाम बर्बाद हो जाता है, पार्टी की छवि खराब होती है। अब सरकार का पक्ष जान लेते हैं। सरकार का मुख्य तर्क यह है कि कानून सबके लिए समान है, अगर भ्रष्टाचार है तो कार्रवाई होगी, राजनीतिक पद कानून से ऊपर नहीं है, जांच में समय लगता है, मनी लॉन्ड्रिंग की जांच जटिल होती है, विदेशी लेन देन ट्रेस करने में समय लगता है, इसलिए एफआईआर और गिरफ्तारी में अंतर स्वाभाविक है। इसके अलावा सरकार यह भी कहती है कि चुनावी कैलेंडर से कोई लेना देना नहीं है, जब सबूत मिलते हैं तब कार्रवाई होती है, चुनाव देखकर जांच नहीं रुकती। इसके अलावा सरकार का यह भी कहना है कि कोर्ट की मंजूरी रहती है, हर गिरफ्तारी से पहले कोर्ट से आदेश लिया जाता है, तब जाकर गिरफ्तारी होती है। यह ईडी की मनमानी नहीं है। तो देखिए किसकी बात सही है। विपक्ष के तर्कों में भी दम लगता है, क्योंकि टाइमिंग का पैटर्न साफ है।
आंकड़े चयनात्मक कार्रवाई दिखाते हैं। सरकार के तर्कों में भी दम लगता है, क्योंकि कुछ मामले वाकई में गंभीर है। जांच में समय लगना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी सवाल बचते हैं। यह परफेक्ट टाइमिंग कैसे? सिर्फ विपक्ष में भ्रष्टाचार क्यों? अब देखिए क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कई बार चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, जांच एजेंसियों को सत्ता के हाथों की कठपुतली नहीं बननी चाहिए। यानी कोर्ट भी मानता है कि ऐसा हो सकता है। गिरफ्तारी अंतिम उपाय होनी चाहिए, पहला नहीं। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, पहले गिरफ्तारी फिर जांच। राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तमाम बातें जो है सुप्रीम कोर्ट कह चुका है। कोर्ट की यह चिंता बेवजह नहीं है। ईडी और सीबीआई की स्वतंत्रता पर भी सवाल उठता है। ईडी गृह मंत्रालय के अधीन है। सीबीआई का प्रमुख केंद्र सरकार नियुक्त करती है, बजट केंद्र सरकार से मिलता है। तो सवाल है, क्या ये एजेंसियां वाकई स्वतंत्र है? संविधान कहता है हाँ, स्वतंत्र होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में क्या है? अब बात करते हैं मीडिया की, क्योंकि मीडिया इस पूरे खेल में अहम रोल निभाती है। सरकार के समर्थित जो मीडिया हाउसेस हैं, वो इस हेडलाइन के साथ खबर चलाते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, किसी को छूट नहीं का नैरेटिव सेट किया जाता है। देश भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, यह दावा सत्ता पक्ष की मीडिया करती है। इसके अलावा जो मीडिया हाउसेस विपक्ष के समर्थन में रहते हैं, वो इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं। ईडी राज का शब्द इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र खतरे में है, यह चेतावनी के रूप में बताते हैं, लेकिन टाइमिंग पर सवाल उठाए जाते हैं। लेकिन असली मुद्दा क्या है? मीडिया ट्रायल। किसी नेता के खिलाफ केस दर्ज होता है तो गिरफ्तारी से पहले ही मीडिया में बहस शुरू हो जाती है। भ्रष्ट नेता का टैग लग जाता है, जनता के मन में धारणा बन जाती है, फिर चाहे कोर्ट में सजा हो या ना हो, छवि तो खराब हो ही जाती है। और यह चुनाव से ठीक पहले होता है। अब सवाल है कि संयोग या रणनीति। अब गंभीरता से सोचिए, यह सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। समस्या क्या है? संस्थाओं पर विश्वास कम हो रहा है। जब लोगों को लगता है कि ईडी और सीबीआई राजनीतिक हथियार हैं, तो उन पर से विश्वास खत्म होता है, और यह खतरनाक है, क्योंकि यह संस्थाएं लोकतंत्र के स्तंभ हैं। समान अवसर नहीं, चुनाव में सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन अगर एक पार्टी की सरकार दूसरी पार्टी के नेताओं को ईडी के जरिए परेशान करे तो यह अनफेयर है। असली समस्या यह है कि अगर ईडी सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाती है तो सत्ता पक्ष में भ्रष्टाचार का क्या, वो कैसे रुकेगा? अगर राजनीतिक विरोध की कीमत जेल है तो कौन बोलेगा, कौन सवाल उठाएगा? यह हेल्दी डेमोक्रेसी नहीं है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं। ब्राजील में लूला को भ्रष्टाचार में जेल हुई, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राजनीतिक साजिश थी। लूला रिहा हुए और फिर से राष्ट्रपति बने। तुर्की में विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दुनिया ने इसे लोकतंत्र पर हमला कहा। भारत में क्या यह सब हो रहा है? हमें सोचना होगा। मैंने आपको तथ्य दिए, आंकड़े दिए, टाइमलाइन दी। अब फैसला आपको करना है, लेकिन कुछ बातें साफ है। पहली बात, पैटर्न दिख रहा है। हर चुनाव से पहले ईडी एक्टिव होती है। दूसरी बात, विपक्षी राज्यों में कार्रवाई ज्यादा है, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। तीसरी बात, पुराने केस चुनाव से पहले क्यों एक्टिव होते हैं, यह सवाल बना रहेगा। चौथी बात, टाइमिंग हमेशा परफेक्ट क्यों है, 2 से 6 महीने पहले हर बार। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि यह संयोग है या फिर यह एक सोची समझी रणनीति है? क्या ईडी और सीबीआई वाकई स्वतंत्र हैं या फिर यह सत्ता के हाथों के हथियार बन गए हैं? मेरा मानना है सच शायद बीच में कहीं है। कुछ मामले वाकई में गंभीर होंगे, भ्रष्टाचार होगा, लेकिन इतनी परफेक्ट टाइमिंग, इतना चयनात्मक निशाना, यह सब सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ राजनीति का मामला नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र के भविष्य का सवाल है। अगर जांच एजेंसियां पर से विश्वास खत्म हो गया तो क्या बचेगा? अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं रहे तो लोकतंत्र का क्या मतलब? इसलिए यह जरूरी है हम सवाल पूछें, जवाबदेही मांगे, चाहे कोई भी सत्ता में हो, क्योंकि लोकतंत्र हम सबका है और इसे बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है।
तो यह था आज का विश्लेषण। अब आप बताइए कमेंट में, संयोग था या फिर यह साजिश है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करिएगा, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।